नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों भाजपा में मीटिंग डिप्लोमेसी चल रही है। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर मेल मुलाकातों का दौर जारी है, लंच हो रहे हैं, डिनर हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब दो नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो मौसम की बातें नहीं करते, बातें वो सियासत की करते हैं। और इस बात से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब दो नेता मिलते हैं तो जाहिर सी बात है हम राजनीति की बातें करते हैं। ये जो मीटिंग का दौर है इसको लेकर बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं और उसके मतलब क्या है ये समझने की कोशिश भी की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के चुनाव से फारिग होने के बाद जब मध्य प्रदेश में आए, भोपाल में आए, तो उन्होंने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की, जिसमें संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री सुहास भगत, हितानंद जी शर्मा, संघ के बहुत वरिष्ठ प्रमुख माननीय सुरेश सोनी जी, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली गए तो प्रहलाद पटेल के यहाँ खाना खाया, नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ लंच किया और शिव प्रकाश जी जायसवाल से भी मिले। बहुत तमाम लोगों से वो मिलते रहे। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा से भी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी संगठन मंत्री से मिलने कल भाजपा कार्यालय में गए थे। अरविंद भदौरिया भी मिल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह भी मिल रहे हैं, जो जिन्हें मुख्यमंत्री का बहुत ही नज़दीकी माना जाता है। तो सवाल उठना बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है कि अचानक से तेज हुई इन मेल मुलाकातों का सियासी मकसद क्या है, सियासी मतलब क्या है। दमोह चुनाव की हार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का फ्री होना और उसके बाद इस तरह से मेल मुलाकातों का दौर, क्या मध्य प्रदेश में कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पका रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, हाल ही में स्वस्थ होकर लौटी हैं, संतोष सिंह गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तीखे धारदार हमले करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही सधी हुई बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी। आप सबका स्वागत है। जयश्री जी, इस सियासत के दौर में जब सारे नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, किस तरह से आप इस मेल मुलाकातों को दौर को लेती हैं। हालांकि कहने को ये कहा जा सकता है कि भाई पुराने दोस्त लोग हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रहलाद पटेल से या नरोत्तम से, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं। देखिए, बंगाल से फुर्सत पाने के बाद कैलाश जी का मध्य प्रदेश में आना, और उन्होंने कहा भी था कि मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय हो जाऊंगा बंगाल चुनाव के बाद। वो जनता के नेता हैं, पब्लिक लीडर हैं वो, और हम कई मुद्दों पर देखते हैं कि वो अपनी बातें जो है वो मुखर होकर कहते हैं, जनता के साथ खड़े होकर वो अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कभी इस बात से भी उन्हें फर्क नहीं रहा कि सत्ताधारी दल जो बीजेपी है, जिसके वो महामंत्री हैं, महासचिव हैं, तो वो उन्होंने हमेशा जनता का साथ दिया है। कोरोना काल में देखा कि वो लगातार सत्ता के खिलाफ, सरकार अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ा, तो वो बोले जनता के हित में। तो वो उनका इस तरह से मूवमेंट करना, उनका इस तरह से मिलना, दो तीन चीज़ें सामने दिखाई देती है। देखिए, अब थोड़ा सा लॉकडाउन जो है दूसरी लहर के बाद थोड़ा सा सियासी हलचल मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है। प्रोबेबली हो सकता है कि नगरीय निकाय के चुनाव की भी कोई संभावना दूर दिखाई दे रही है। दूसरा उपचुनाव है, वापस एक लोकसभा का उपचुनाव है, मालू जी शायद कंफर्म करेंगे, एक आध विधानसभा का भी होना चाहिए, 3 विधानसभा के चुनाव है, खंडवा लोकसभा है। और दूसरा ऐसा है कि कोरोना के टाइम में दमोह की हार बहुत बड़ा एक सबक है बीजेपी के लिए, संगठन के लिए। और शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता को अलग हटाकर ये जो निष्कर्ष आया है, ये जो 17,000 वोट लीड से जो चुनाव हारी है बीजेपी, ये एक बहुत बड़ा सबक है। और वो पार्टी संगठन के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है, उनका चिंतित होना लाजमी है। तो हमें मानना चाहिए कि वो संगठन के लिए, और मध्य प्रदेश में चूँकि अब 2 साल बाद चुनाव है विधानसभा के दोबारा, यानी अब ये 1.5 साल ही बचा है कुल मिलाकर काम करने के लिए। अगला साल तो चुनावी साल होगा कुल मिलाकर।
तो हमें मानना चाहिए कि संगठन को मजबूती देने के लिए, सरकार को मजबूती देने के लिए उनकी ये हलचल है। और दमोह में जो एक असंतोष है पर्टिकुलरली मलैया को लेकर, मलैया जो परिवार है उनकी भूमिका को लेकर, मलैया वर्सेस पटेल, जी हाँ, जो पटेल का जो एक मुखर होकर कहना है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, तो उसकी वजह से भी एक अनरेस्ट है। वो चूंकि प्रहलाद पटेल के मित्र रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि वो एक ब्रिज होंगे संगठन के लिए, शिवराज की सरकार के लिए, और वो शायद इसी तरह से कोई कवायद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई असंतोष हो, कोई बात हो, उस पर बात कर रहे हैं। एक विस्तार से आपने नरेशन सुना जयश्री जी का। भारतीय जनता पार्टी के, आप ये, मैं पहले ही कह दूं कि आप ये मत कहना कि मिलते रहते हैं हम लोग, तो नेता हैं, दोस्त हैं आपस में पुराने। ये इस तरह से अचानक मिलने मिलाने की जो तेजी आई है दोस्ती में, और खूब एक दूसरे के यहाँ जो बढ़िया पकवान उड़ाए जा रहे हैं, डिनर खाए जा रहे हैं, लंच खाए जा रहे हैं, इसके पीछे के अंदर की कहानी क्या है, ये आपको जरूर पता होगी, वो बताएं आप। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर और अपने कार्य सूची पर काम करती है, मीडिया के एजेंडे पर काम नहीं करती है। इसलिए बाकी लोग उसके कयास लगाते रहें तो हम उसी परिभाषा में उसकी बात करेंगे, यह कदापि असंभव है। और जो सही है वो सही है। मेल मुलाकात का दौर, जैसे आपने कहा कि ये तो ऐसा मत कहना कि हो जाता है, ये कोरोना काल के बाद जब अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, शिव प्रकाश जी पहली बार मध्य प्रदेश आए हैं। उनका हेडक्वार्टर यहाँ है, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उनके पास 4-5 राज्यों का एक प्रभार है, तो निश्चय ही वो संगठनात्मक पूरी जानकारी मध्य प्रदेश में पहली बार आए। वो मध्य प्रदेश की जानकारी, संगठनात्मक क्या अभी चल रहा है, सरकार, सब चीज़ों से वो अवगत होना चाहते हैं, उनसे उनका जानकारी रखना चाहते हैं। इसलिए बाकी सब लोगों की मेल मुलाकात हुई। और जहाँ तक बाकी नेताओं का सवाल है, तो वो तो आपस में मिलते ही रहते हैं। अगर वो दिल्ली में है तो वहाँ मिलते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो ये जो अनलॉक होने के बाद, चूंकि आज बीडी शर्मा जो है वो नरोत्तम जी के यहाँ पहुंच गए हैं। कल नरोत्तम जी जो है भाजपा कार्यालय में पहली बार नहीं हुआ प्रतीक जी, फिर बीडी शर्मा नरोत्तम जी के यहाँ से तुरंत निकलो शिवराज जी के वहाँ पहुंच गए। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो होता ही रहता है, ये लगातार। ये पहली बार आपने कैमरे लगाए तो यहाँ से लगा कि यहाँ से वहाँ गए, तो हमेशा जाते आते रहते। कभी कोई किसी घर आता है, शिवराज जी गए थे नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ, तो एकदम खबर बन गई। देखिए, ये खबर बन वाली बात अलग है। वास्तविक भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, संगठनात्मक ढांचा है, एक कार्य पद्धति है, एक सुविचारित ढंग से हम काम करने वाले संगठन है। कोई वंशवाद तो है नहीं, परिवारवाद तो है नहीं। यहाँ पर एक संगठन की एक रीति नीति है, एक उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, एक किसी एजेंडे को लेकर काम करते हैं। बंगाल के आने वाले समय, देखिए बंगाल के बाद देखिए बंगाल मध्य प्रदेश में उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो मध्य प्रदेश के है ना वो। जैसे उनने तेजी से मिलना जुलना शुरू किया, तो दूसरे नेता भी मिलने जुलने मध्य प्रदेश से बाहर थोड़ी निकाल दिया उनको। मध्य प्रदेश के हैं चूंकि, कौन निकाल सकता? और मध्य प्रदेश में वो उनका लगातार आप निकालना चाहते थे क्या? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश से बाहर थोड़ी है, वो बंगाल का प्रभार है, मध्य प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो उनकी आदत है मिलने की। जब जाते हैं आपने, देखिए मैं आपको प्रतीक जी बता, आपने ये तो फोकस कर लिया कि वो वहां गए, यहाँ गए, आपने नहीं देखा कि 4 पत्रकारों का जिनका निधन हुआ परिवार में, उनके घर भी गए वो। तो ये तो उनकी हमेशा की आदत है, जाते हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। और बहुत दिनों बाद, क्योंकि यहाँ इस कोविड काल में इंदौर भी रहे वो, और इन सबसे निवृत्त होकर वो जाके सबसे मेल मुलाकात का दौर कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी मायने निकालना, मैं समझता हूँ कि ये कोई मैच्योर बात नहीं होगी। संतोष जी, आपने दोनों को सुना, बहुत देर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतजार करवा रहा हूँ कि ये गोविंद जी कह रहे हैं कि मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस तेजी के साथ जो मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो रहा है, और अरविंद भदौरिया और भूपेंद्र सिंह जो शिवराज कैंप के लोग माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से एक जिसको कहना चाहिए मेड़बंदी करने की कोशिश की है, फिर से बैलेंस करने की कोशिश की है, और संघ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि संघ के जो कुछ प्रमुख लोग हैं, सुरेश सोनी जी या शिव प्रकाश जी, उनसे भी मेल मुलाकात हुई है। तो कांग्रेस इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि केवल ये साधारण मुलाकात है या इसके पीछे कुछ सियासी जोड़ दुगाड़ चल रहा है? आदरणीय प्रतीक जी, अगर ऐसी साधारण बैठकें होती हैं
तो मीडिया में इतने बड़े पैमाने पर ये बात उछलती नहीं। और पूरे प्रदेश में अगर चर्चा का विषय ये बातें बन रही हैं, मुलाकातें बन रही हैं, तो निश्चित ही कुछ न कुछ खिचड़ी अंदरूनी पक रही है। अभी मालू जी ने कहा कि इन मुलाकातों के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, तो जब कांग्रेस में यदि कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मायने निकालने बैठ जाती है। तो राजनीतिक मायने निकालने का अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को अधिकार नहीं है मालू जी के अनुसार। दूसरा, मैं अभी कह रहा था कि गोविंद मालू जी कह रहे थे कि वंशवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में। तो ये जब भी कोई मुद्दा आता है तो वंशवाद के नाम पर या किसी अन्य नाम पर कांग्रेस की तरफ गेंद धकेल कर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं मालू जी से कहना चाहता हूं कि आप हो या उमेश शर्मा जी हो, ये 3 नंबर विधानसभा सीट पर वंशवाद के ही तो शिकार हुए ना, और किस बात के शिकार हुए हैं? या अमित शाह के जो लड़के हैं उन्होंने कौन सा रणजी ट्रॉफी मैच या डिवीजन मैच खेला है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं? तो वंशवाद की बातें वो ना करें जहां पर वंशवाद अब चरम पर बोल रहा है। कांग्रेस में ये बातें पुरानी हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में नव वंशवाद पनप चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें नहीं करे। और दूसरी, मैं उन दोनों बातों का मैंने जवाब दिया। मेल मुलाकात पर आता हूं मैं, तो मेल मुलाकात पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी बंगाल चुनाव के बाद फ्री हो गए, वहां पर अपेक्षित सफलता उनको मिली नहीं है, तो अब उनको राजनीतिक पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश में ही अपनी जमीन तलाशना होगी, क्योंकि न तो वो किसी सदन के सदस्य हैं, न किसी महत्वपूर्ण भूमिका में है आजकल। तो मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो उनकी पुरानी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की, इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिर से हिलोरे ले रही है। और इसीलिए कभी नरोत्तम मिश्रा से मिल रहे हैं, कभी प्रहलाद पटेल से मिल रहे हैं, प्रभात झा से मिल रहे हैं, और वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का एक अहम प्रयास करने जा रहे हैं। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मैं जहां तक अभी तक राजनीति देखते आया हूं मध्य प्रदेश की, तो कैलाश विजयवर्गीय ये पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार प्रयास किए, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने भी पहले देखा है कि कई प्रकार की तांत्रिक विद्वाओं की बात आई और तरह तरह की बातें आई कि कैलाश विजयवर्गीय जी पहले भी प्रयास करते रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की उनकी प्रबल आकांक्षा उन्हें फिर से इन मुलाकातों के लिए जोर दे रही है। प्रतीक जी, मैं एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में का चौका और कांग्रेस का किचन अपनी अपनी पद्धति है भोजन बनाने की और खाना पकाने की। इसलिए वो उनकी दृष्टि से सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी हलचल होती तो यहाँ होता है। भारतीय जनता पार्टी का तो अपनी रीति नीति, हम हमारे नज़रिए से बात करते हैं और हमारे नज़रिए से लोगों को भी देखना चाहिए कि अंदर क्या संगठन किस हिसाब से चलता है। कांग्रेस के नज़रिए से संगठन थोड़ी चलता है हमारे यहाँ, वो शासन प्रशासन की बात अलग है। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी का अपना एक, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आइडियल अपने सिस्टम से चलती है, शिवसेना अपने सिस्टम से चलती है, कांग्रेस अपने सिस्टम से चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि ये सर्वस्पर्शी सर्वग्राह्य और सर्व स्वीकार्य भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप कांग्रेस की बी टीम जिसमें हम लोगों को ले रहे हैं जो हमारी विचारधारा से अनुप्राणित होकर आ रहे हैं, हम ले रहे हैं उनको, हम तो और भी लेंगे किसी को। हम तो राहुल गांधी को भी आग्रह करेंगे कि आना है, आइए आप राष्ट्रवाद का और हमारा जो भारत का जो संप्रभुता है, आइए आप हमारे साथ। ये आपके जो जुमले हैं ये बहुत ही पुराने हैं, राष्ट्र सर्वस्पर्शी सर्वग्राही। जैसे इस पूरे घटनाक्रम में सिंधिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा है, जबकि बराए मेहरबानी सरकार उन्हीं की वजह से है। उनके जो 26-28 आए और उन्होंने जो सरकार गिराई और बनाई, लेकिन अब एक बार मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब उनसे कोई मिलता नहीं है, कोई चाय नहीं पीने जा रहा, कोई खाना खाने नहीं जा रहा। वो नरेंद्र सिंह जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन ग्वालियर में महाराज से कोई मिलने नहीं जा रहा। तो ये भी एक नया अंदाज है भाजपा का कि काम निकलने के बाद किस तरह से किनारे करना। नहीं, मुझे लग रहा है कि वही ये पूरी कवायद में जो तीसरा एंगल है वही सिंधिया जी का भी हो सकता है। माना जा रहा था कि उनका इंतज़ार है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतज़ार कर रहे हैं जो बंगाल चुनाव के बाद होगा। फिर कहा जा रहा है कि अब यूपी का चुनाव सामने है, तो वो कितने दिन तक, 1 साल तो हो गया उनको इंतज़ार करते करते, और वो 15 महीने कांग्रेस में इंतज़ार करते रहे। तो सिंधिया जी को लेकर क्या, जिस तरह से सिंधिया जी की गतिविधि अभी रही है इस पूरे कोरोना टाइम में, ग्वालियर के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने एक ट्वीट किया उनके खिलाफ, अभी प्रवीण क्या नाम है उनका, पाठक ने जी, वो शायद दुबई चले गए थे। तो क्या सिंधिया अभी असंतुष्ट है, नाराज हैं? और जैसे खबरें आई कि जब मुख्यमंत्री की ग्वालियर में मीटिंग थी तो
तोमर जी और ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए ऑफिशियल्स लेवल पर, और जो सिंधिया जी ने एक अलग इंस्ट्रक्शंस दिए, तो क्या कई तरह के पावर सेंटर्स बन रहे हैं? और वो जो पावर सेंटर, जो तीसरा एंगल है सिंधिया जी वाला, क्या उसकी दखल आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है? क्या सिंधिया कोई महत्वपूर्ण भूमिका में मध्य प्रदेश में आ सकते हैं? ये भी संभावना देखी जानी चाहिए। इतने सारे नेता जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, या कैलाश जी एक्टिव हैं, एक वो एंगल भी हो सकता है कि क्या सिंधिया जी का मध्य प्रदेश में लौटना बहुत नजदीकी है? या क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हाईकमान से कोई इस तरह का इशारा है क्या कैलाश जी को कि वे मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाएं? संभव है, क्योंकि आप देखिएगा कि वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं बीजेपी के, और संगठन के इतने महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने बंगाल में भले ही आपको सीटें कम मिली, लेकिन बंगाल की ज़मीन में आपने जो वजूद कायम किया है उसका बहुत बड़ी भूमिका, उसमें जो ग्राउंड वर्क रहा, जो ग्राउंड पॉलिटिक्स रही, उसमें बहुत बड़ा रोल कैलाश जी का रहा, क्योंकि वो पिछले 3 साल से लगातार बंगाल में अपनी पूरी मतलब झोंक रहे हैं अपने आप को। तो माना जाना चाहिए कि क्या किसी से कोई सहमति की स्थिति निर्मित हो रही है, या संगठन की जो दबी हुई कुछ आवाज़ें हैं जो अलग अलग नेता नहीं कह पाते हैं हाईकमान तक, क्या उसको सुनने की कोशिश कैलाश जी कर रहे हैं जो उन्हें हाईकमान तक पहुंचानी है? मुझे इसमें बहुत बड़ा एंगल सिंधिया जी का भी दिखाई दे रहा है, मतलब इन तमाम चीज़ों। सिंधिया जी का क्या एंगल हो सकता है गौतम साहब? आप तो सिंधिया जी, आप लोगों के साथ तो बहुत लंबे समय का अनुभव है, आप ये गोविंद जी को तो नया नया देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी पार्टी के आदरणीय नेता थे। राहुल गांधी के बाद दूसरे क्रम पर उनकी गिनती होने लगी थी। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में प्रियंका गांधी के साथ वो प्रभारी थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनको इस कदर बौना कर देंगी, मुझे तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने कुछ चंद लालच में, या कुछ मंत्रियों के लालच में, मंत्री पद के लालच में, या खुद के केंद्रीय मंत्री पद के लालच में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गए और उनको अपमान सहना पड़ा कि 1 साल बीत गया है, अभी तक वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से एहसान फरामोशी की राजनीति करती रही, एहसान फरामोशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र में है। आपने आडवाणी जी का आश्रय नहीं देखा, मुरली मनोहर जोशी का आश्रय नहीं देखा, सुमित्रा महाजन का आश्रय नहीं देखा, नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप कांग्रेस पर लगाती थी, लेकिन नहीं, तो बिल्कुल कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, लेकिन इन्होंने खुद, अभी ताजा उदाहरण है आडवाणी जी के, जिन्होंने पूरी, सीताराम केसरी ने कांग्रेस को सींचा नहीं था, आडवाणी जी ने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेकर 84 सीटों तक, 81 सीटों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम मंदिर आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। सीताराम केसरी उस भूमिका में नहीं थे। अगर उस पुरोधा को आपने यदि भुला दिया, उनको यदि मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, तो सिंधिया जी को समझ लेना चाहिए था कि मेरा हश्र क्या होगा, और वो भुगत रहे हैं उस हश्र को। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी से सीख लेते हैं कि अपने गुरुओं का अपमान कैसे करना है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कह दूं कि यदि कैलाश विजयवर्गीय जी का जो एंगल बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश में सक्रियता का, तो निश्चित रूप से आला कमान ने उनको संकेत दिया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो मेहनत की उन्होंने पिछले 2-3 सालों में, उसका परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल देने के लिए आला कमान इच्छुक हो सकता है। दूसरा, कोरोना काल में जिस प्रकार से यहाँ पे बिस्तरों की कमी हुई, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हुई, या जिस प्रकार से आवश्यक सामग्रियों की कमी हुई, तो विफलता तो है शिवराज सिंह चौहान की। तो उस विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की चाह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हो सकती है। तो ये भी कवायद के रूप में देखा जा सकता है कि जो मुलाकातों का शुरू हुआ है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि शिवराज जी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह का बड़ा एक समर्थन प्राप्त है। जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं को पूरे देश में लागू करवाने की कोशिश की है, उससे लगता नहीं है कि कोई शीर्ष नेतृत्व जो है वो शिवराज से नाराज है। पर गोविंद जी, मैं इसमें नया एंगल देख रहा हूँ कि पहली बार मैंने ये सुना है इतने बड़े पत्रकारिता जीवन में अपने 4 दशक के, कि कोई संगठन महामंत्री और उनके बाद वाले लोग दिल्ली में किसी मंत्री से मिलने गए। सामान्यतः ये होता है कि भाई साहब से मिलने सब लोग आते हैं, भाई साहब मिलने कम जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब जो है वो मंत्री के वहाँ मिलने गए। तो क्या संघ भी चिंतित है इस मेल मुलाकातों, क्योंकि जिस तरह से सुरेश सोनी जी से कैलाश जी मिले, उसके बाद सुरेश सोनी जी नदी के घर में ठहरे हुए थे, वहाँ बहुत सारे भाजपा के नेता उनसे मिलने पहुँचे, और मध्य प्रदेश में भाजपा को आगे बढ़ाने में सुरेश सोनी जी का योगदान अविस्मरणीय है। प्रतीक जी, सुरेश जी हमारे बहुत आदरणीय, जिन्होंने कई सारे स्वयंसेवक तैयार किए, और वो कोरोना काल के बाद पहली बार आए। उनसे यूँ भी अक्सर मिलना जुलने का क्रम लगा ही रहता था। दिल्ली रहते हैं तब भी जाते हैं, उनसे विचार विमर्श भी करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे संगठन में कार्यकर्ता के निर्माण के पुरोधा रहे हैं जिन्होंने कई लोगों को
कई सारे नेतृत्व की एक बड़ी पंक्ति तैयार की है। जहाँ तक आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सब कयास लगाते हैं और खास करके विरोधी कांग्रेस पार्टी में। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं आप उसको घुमा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं, संगठन मंत्री, अरे ये सामान्य बात है। हमेशा स्थान कौन सी जगह बैठना, ऐसा अनुकूलता होती है वहाँ बैठ जाते हैं। नंद कुमार सिंह जी चौहान का जब अभी सांसद थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब राकेश सिंह जी के यहाँ या नरेंद्र सिंह जी का कहीं भी बैठक हो जाती है। अनुकूलता जहाँ देखते हैं कि चलो मैं आता हूँ आपके यहाँ, हमारे यही तो बात है बड़प्पन कि मैं आपके आता हूँ, आप मत आइए, या अपन वहाँ बैठ जाते हैं। ये सामान्य बात है, इसको आप इससे मत जोड़िए कि वो संगठन महामंत्री वहाँ क्यों गए और उनके पास आते हैं। ऐसा नहीं है। सहजता और सरलता यही तो दृष्टिगोचर होती है इससे कि हमारे पार्टी में नेताओं में खास करके जो संगठन महामंत्री और जो इस रूप में जो संघ से आए प्रचारक हैं, उनमें कितनी सहजता और सरलता होती है। कहीं भी बैठ जाते, मुंडेर पे बैठ जाते थे संजय जोशी जी, भोपाल आते थे या इंदौर आते थे, तो ये सब अलग बात है। या हमारे ठाकरे जी कुशाभाऊ ठाकरे को आपने, प्रतीक जी कुशाभाऊ ठाकरे जी को आपने देखा होगा, उनकी भी कार्य पद्धति को देखा होगा। वो कई बार कार्यालय से हमारे घर तक पैदल आ जाते थे, किसी की कोई जरूरत ही नहीं रहती थी कि हमको कोई गाड़ी में लेके जाएगा। तो ये सहजता सरलता स्वाभाविक है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, अभी दमोह का चुनाव हुआ है, कई सारी बातों पर विश्लेषण करना है, हार का क्या हुआ उसके बारे में भी बैठते हैं, हमेशा बैठे हैं। समीक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति में शामिल है, चाहे जीते या हारे। जीतते हैं तो कम जगह पर क्यों हमारी जीत हुई, यहाँ हुई, उस पर भी मंथन होता है और उस पर आगे हमको कैसे हमारा जनाधार बढ़ाना, या जहाँ कमी हुई तो क्यों हुई, इस पर चिंतन मनन करने का काम एक सामूहिक नेतृत्व एक साथ मिलकर करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। इसलिए और ये इस तरह के कयास एकदम इन द एयर या एकदम ऐसे बाहर सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते हैं। ये तो जब संगठन तय कर लेता है किसका क्या जिम्मेदारी देना, वो अपने आप होता है। मध्य प्रदेश में ये जो अनुमान लोग लगा रहे हैं या कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से हमारे पास छिका टूट जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पूरा कार्यकाल पूरा करके अगला उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। और ये जो गोविंद जी कह रहे हैं जयश्री जी, वो बात में दम भी न इसलिए आता है कि शिवराज जी का कॉन्फिडेंस अभी बहुत वापस दिखाई देने लगा। जो थोड़ा सा कोरोना काल में और जो सब परेशानियां हुई थी, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और इंजेक्शंस की और मरीजों की आपाधापी, उससे जो कॉन्फिडेंस कहीं थोड़ा सा हल्का सा हिला था, वो वापस से आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, उनकी उसमें दिखाई दे रहा है। और इतने सब मेल मुलाकातों के दौर में भी केवल 2 ही मंत्री उनके, जिसको भूपेंद्र सिंह अरविंद भदौरिया कहना चाहिए, उन्होंने ही थोड़ा सा पालबंदी की कोशिश की है। बाकी कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि केंद्रीय नेतृत्व का में जो पकड़ है शिवराज जी की, वो उसमें कोई कमी आई है। जी बिल्कुल निसंदेह। और आज भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, शिवराज ही हैं। और जिस तरह से हम इस बार उनको देख रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव और प्रशासनिक ज़बरदस्त पकड़, और कोरोना को लेकर सारे राज्यों में एक जैसी स्थिति रही। उसमें शिवराज जी और मध्य प्रदेश कोई अकेली हालत नहीं रही, केंद्र में भी वही हालत रही, दिल्ली में भी वही हालत रही। वो तो अलग किस्म की बात है, वो जो भी रहा घटनाक्रम बहुत दुखद घटनाक्रम रहा। लेकिन सभी सत्ताधारी दल जो है वो बेबस और कमज़ोर दिखाई दिए उस पूरे मामले में। बट अन्यथा देखा जाए तो शिवराज जी को ऐसी कोई मध्य प्रदेश में सिर्फ सिंधिया ही अगर कोई हलचल करते हैं तो कोई चुनौती दिखती है, अन्यथा ऐसी कोई चुनौती शिवराज जी के लिए अभी दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि शिवराज जी की जो पकड़ है या शिवराज जी का जो लगातार 15 साल का टेन्योर है, उसके आगे सारे ही नेता मतलब उस समकक्ष वो अभी किसी को देख नहीं रहे हैं। चूँकि बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा संकट वाला दौर है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो अपेक्षाएं थी राज्यों के चुनाव में, वो 2017 के बाद में बीजेपी का भी केंद्रीय स्तर पर जो एक डाउनफॉल दिखता है स्लाइटली, उसको देखते हुए भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ की मतलब जिसकी ताकत से केंद्र में बड़ी बड़ी सरकारें ने जो महत्वपूर्ण स्टेट से, उसमें एक स्टेट मध्य प्रदेश है जिसकी ताकत से मतलब बीजेपी ने केंद्र में अपने आप को मजबूत किया है, तो वहाँ कोई इस तरह की राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति केंद्र चाहेगा या संगठन चाहेगा कि खड़ी हो जाए। जयश्री ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि जो सिंधिया जी की जहाँ तक बात है,
सिंधिया जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रारंभ से जुड़ा रहा। जैसे हम विजया राजे सिंधिया या यशोधरा जी या वसुंधरा जी तो राजस्थान में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्रित्व का 2 कार्यभार संभाला। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, जो जहाँ रहता है, जिस मकान में रहता है, उस हिसाब से आचरण करता है। उनको मालूम है कांग्रेस में कैसी पद्धति है। यहाँ भी उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली क्या है, कौन से सिस्टम से यहाँ पर काम होता है। संगठन महामंत्री महत्वपूर्ण भूमिका में, वो संगठन में ही बात करते हैं। तो संगठन महामंत्री में केंद्र में जाते हैं तो दिल्ली में उनसे BL संतोष जी से भी मिलते हैं, यहाँ सुहास भगत जी से भी बात करते हैं और नड्डा जी से भी बात करते हैं। तो उनको मालूम है यहाँ का सिस्टम। इसलिए नहीं, जब भी कोई चर्चा होती है, मुख्य बात जी को मैं एक बात कहना चाहूंगी, मतलब सिंधिया जी के लिए सिर्फ वेट एंड वॉच और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति के लिए, और राजनीति में आज ही सब कुछ है, कल कुछ नहीं है, ये वो जानते हैं। जयश्री जी, सिंधिया जी, ये इतने दिन से ये तो सिद्ध हो गया कि सिंधिया जी कोई शर्त के साथ नहीं आए। नहीं तो शर्त होती तो दूसरे दिन बनाते। शर्त के साथ नहीं आए, वो आए हैं अपने सिद्धांतों के लिए, कांग्रेस को छोड़कर उन साथियों के लिए जिन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए, कांग्रेस ने उसको देकर के आए हैं। और पूरे घटना पर 1 साल में उन्होंने कोई भी बात नहीं की। सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं। कोई वंशवाद, परिवारवाद नहीं है कि एक जगह जाकर अपनी गुहार लगा दी। हमारे अल्लाह कमान और आला कमान नहीं है, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता कमान है। उन्होंने सनसनी फैलाई है। पहला ट्वीट उनका वो था जब दमोह का चुनाव हुआ, उन्होंने तत्काल उसको बधाई दी, और दूसरा ट्वीट उनका राजीव गांधी की जयंती पर था अभी। तो वो जो उन्होंने भारत का राष्ट्र निर्माता बना, पुरानी आदतें हैं वो, ठीक है, उन्होंने उसको पुरानी आदतें हैं, देर से ही। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमने भी उनको राष्ट्र निर्माता देश के प्रधानमंत्री। कहने में क्या, हम इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी की नीतियों के हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान तो देते ही है ना। संतोष जी का क्विक रिएक्शन मुझे चाहिए कि इस पूरी आपाधापी में सियासती जो मेल मुलाकात हो रही है, इसमें कुछ आपकी पार्टी के भी कुछ अवसर उछले हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको बिल्कुल भी अवसर के रूप में नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक उथल पुथल है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस उथल पुथल के राजनीतिक मायने नहीं होते और खास करके ये प्रदेश के हित में होती, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे संकेत होते। जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से जो 1 लाख से अधिक कमलनाथ जी ने आंकड़ा गिनाया है कि उनकी मौत हुई है मध्य प्रदेश में, उनके परिवारों के लिए क्या कर सकती है सरकार, उस पर विचार होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ये सब जो महत्वपूर्ण मुद्दे मध्य प्रदेश में हैं, इनको छोड़कर यदि सरकार इस बात में लगी रहेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक कतई अच्छी परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को अभी चाहिए कि कोरोना से रिलीफ के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और उसमें शिवराज सिंह यदि अपनी कुर्सी बचाते नजर आएंगे तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य होगा। प्रतीक जी, मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास अगर कोई स्कैनिंग मशीन या MRI की कोई मशीन या अंतर्यामी होते तो उनकी पार्टी इस तरह सत्ता से जल्दी बेदखल नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की स्कैनिंग उनके पास नहीं है, नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास। उनको हमारे यहाँ बैठक हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, अगर ये स्कैनिंग आपके पास है तो आप असफल क्यों रहे अपने यहाँ? निश्चित रूप, ये तो मीडिया में पढ़ रहे हैं। देखिए, नहीं, मीडिया से पार्टी थोड़ी चलाते हैं, मीडिया से पार्टी नहीं चलाते हैं, मीडिया से पार्टी नहीं चलाते हैं। हम कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता के ये अनंत मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अनंत बहस है गोविंद जी, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह की मेल मुलाकातें बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, वो सिर्फ मेल मुलाकातें लंच या डिनर खाने के लिए नहीं है। उन मेल मुलाकातों का अंदर खाने बहुत महत्व है, और हमें इंतजार है, मीडिया को भी इंतजार है और सियासत दलों को भी इंतजार है कि आखिर इन मेल मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये होगा, इन मेल मुलाकातों की हांडी में जो नतीजा ये होगा कि शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से जब अगले चुनाव में फिर से सरकार कैलाश विजयवर्गीय यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो अपने शब्द वापस मत लेना, नुकसान हो सकता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ये सब संभावनाओं की कोई जगह नहीं है। मुलाकातों की हांडी के बाद जो बिरयानी पककर हम सबके सामने आएगी, उसको हम जरूर देखना चाहेंगे। देखते रहिए DZN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।